हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आप सभी लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। हम लोग सुपर टेट जो है उसके लिए इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश में आपको पता है कि 10 मार्क्स के आने वाले हैं। 10 मार्क के आपके आएंगे नंबर जो है क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, और उसमें आपको ये जो एक एक नंबर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे 10 नंबर इंग्लिश से है, तो इंग्लिश में आपको 10 में से 10 मार्क्स लेने हैं। और ये कहाँ से होगा? इस क्लास से होगा। ये जो क्लास है, जितने भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स वाइज जो है आपका क्लास बन जाएगा। आप पूरे क्लास को अटेंड कर लीजिए। आपका ये जो 10 नंबर है, ये 10 का 10 आपके हाथों में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी सिलेबस है आप सिलेबस को देख लेंगे। उसमें आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, नरेशन है, वॉइस है, टेंस है, और जितने भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सभी चीज़ें हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो पैसेज आता है, पोएट्री से भी आता है, पोएम से भी आता है, राइटर के नाम आते हैं जो क्लास 10th के होते हैं, हाई स्कूल लेवल के जो राइटर होते हैं, टॉपिक के नाम होते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, कवर करा दूँगा। उसके अलावा आपके जो वर्ड पावर आते हैं, मीनिंग आते हैं, एडियम, फ्रेज, होमोफोन्स, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सभी चीज़ें जो है आपको मैं इस क्लास में प्रोवाइड करा दूँगा। तो क्लास में बने रहिए और पूरी क्लास को देखिए। ठीक है, तो चलिए, तो पहला मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा सेंटेंस। स्टार्ट करेंगे सेंटेंस से। रीजन ये होता है, कोई भी सेंटेंस आपको, कोई भी वाक्य जो मिलता है वो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा तो एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। मतलब एक कर्ता होगा, एक कर्म होगा और एक क्रिया होगा। तो कोई भी सेंटेंस जब बनता है तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनता है, सब्जेक्ट और वर्ब से ही बनता है। उसमें ऑब्जेक्ट भी होता भी है और नहीं भी होता है। तो जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को जानना है। तो स्टार्ट करेंगे। मेरा जो पहला टॉपिक होगा, पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस से। ठीक है, सेंटेंस। इसी सेंटेंस में हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे और काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब सेंटेंस यदि कोई लिखा गया तो उसमें पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे और वो शब्द जो लिखे गए हैं वो क्या क्या है उसके विषय में। काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब ये होता है कि वो सेंटेंस एक बनता है तो कितने प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, तो सबसे पहले जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? आप लोगों को पता होगा कि सेंटेंस को हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अब इस कंडीशन में तो दोनों चीज़ों के विषय हम लोगों को जानना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। प्रश्न आपका जो बनता है एग्जाम में बिल्कुल इजी बनता है। आपसे पूछ देता है, सीधे एक सेंटेंस देगा। मान लीजिए एक सेंटेंस दे दिया, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, अब ये प्रश्न देखें, यहाँ पर स्मोकिंग पे अंडरलाइन करेगा और पूछेगा बताइए ये क्या है? सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, वर्ब है ना, कि आपका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। तो जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो अंडरलाइन किया गया है स्मोकिंग, तो आईएनजी लगा हुआ है, तो आपको लगेगा कि आईएनजी तो वर्ब में लगता है। ठीक है, वर्ब, स्मोक जो है वो वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा है, तो आपको लगेगा कि ये वर्ब है। लेकिन यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, ये स्मोकिंग जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को पहचानने के लिए हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। तो सब सब्जेक्ट में हम लोग जाएंगे तो सब्जेक्ट के भी 2-3 डिवाइड हो जाते हैं भाई। सब्जेक्ट में एक तो होता है आपका मेन वर्ड, है ना, मेन वर्ड होगा। बाकी सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, क्या काम किया जा रहा है, कौन काम कर रहा है ये बताता है, और यही जो कौन लगता है ना, ये मेन वर्ड की तरफ इशारा करता है। ठीक है, ये उसके बाद इस मेन वर्ड की विशेषता बताने के लिए आता है एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव आता है मेन वर्ड की विशेषता बताने के लिए। और जस्ट इसके पहले क्या आता है? डिटरमाइनर आता है। क्या आता है? डिटरमाइनर आता है। तो सब्जेक्ट में आप लोगों ने 3 चीज देखा। सब्जेक्ट का मतलब वो होता है, सब्जेक्ट कहते किसे हैं? सब्जेक्ट का मतलब होता है जो क्रिया हो रही है ना, वो किसके द्वारा की जा रही है, कौन कर रहा है। वो जो भी क्रिया होगी, मान लीजिए आपने कहा कि रमेश खाना खा रहा है, तो खाना खाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है। तो जो रमेश होगा वो क्या हो जाएगा? मेन वर्ड होगा। यदि आपने कहा कि रमेश जो है वो ब्लैक है,
तो रमेश के विषय में विशेषता बताएगी कि रमेश ब्लैक है, तो आप कहेंगे ब्लैक रमेश, मतलब कि जो सावला जो रमेश है वो काम कर रहा है। क्लियर है। यदि आप कहेंगे कोई रमेश है अरमेश, तो अरमेश करेंगे तो भी वो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके विषय में हम लोग बिल्कुल अच्छे तरह से क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे और एग्जाम्पल्स को समझेंगे। पहले तो आप ये पार्ट ऑफ सेंटेंस में समझ लीजिए कि एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में एक मेन वर्ड होता है, उसके पहले जो भी होगा वो आपका एडजेक्टिव होगा और उसके पहले जो भी होगा वो आपका क्या होगा, डिटरमाइनर होगा। ठीक है। इसी सब्जेक्ट में इसके बाद जो होता है ना, इसके बाद जस्ट मेन वर्ड के बाद क्या होता है, आपका होता है एडजेक्टिव फ्रेज होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब ये जो मेन वर्ड है ना, इसी की विशेषता को और इसके विषय में और डिटेल बताता है। जैसे आपने कहा अ ओल्ड मैन, क्या कहा आपने, अ ओल्ड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर, है ना। अ ओल्ड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर रीड्स न्यूज़पेपर। अब ध्यान से देख लीजिए इसमें, अ ओल्ड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर रीड्स न्यूज़पेपर। एक जो बूढ़ा आदमी है, एक ओल्ड मैन है, वो क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है। और वो कहाँ, सिटिंग इन द कॉर्नर, कॉर्नर में किसी कोने में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यदि आपसे पूछ दिया गया बता दीजिए भैया इसमें वर्ब क्या है, तो इसमें वर्ब आपको यहाँ पे आईएनजी दिखेगा, जो कि बिल्कुल भी ये वर्ब नहीं है। यहाँ पे वर्ब, यहाँ पर ये रीड्स वर्ब है, मेन वर्ब। ठीक है, इसके विषय में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में आपने देखा मेन वर्ड होता है, उसकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पर मेन वर्ड कौन है, मैन है, आदमी है, तो ये आपका मेन वर्ड हो गया। ठीक है, मेन वर्ड हो गया। ये मैंने कहा कि मेन वर्ड के पहले जस्ट जो आया है वो क्या होगा, एडजेक्टिव। तो मेन वर्ड पहले आपके क्या आया है, ओल्ड, तो ओल्ड क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव के पहले यदि और कोई वर्ड्स आया है तो वो क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा। तो ये आपका डिटरमाइनर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका मेन वर्ड हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या होगा, डिटरमाइनर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद यदि कोई और शब्द आया है, ऐसा शब्द, ऐसे वर्ड्स आए हैं जो कि इसी मैन के विषय में और व्याख्या कर दे रहा कि आखिर वो आदमी कर क्या रहा है, या कुछ भी उसके विषय में और एक्स्ट्रा जानकारी देता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि सिटिंग इन द कॉर्नर, अब विशेषता बता रहा है इसी व्यक्ति की, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। सिटिंग इन द कॉर्नर, वही बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, सिटिंग इन द कॉर्नर, कॉर्नर में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पर यदि ये सेंटेंस ना हो तो भी आपका सेंटेंस पूरा अर्थ देगा, लेकिन उसके विषय में कोई खास जानकारी नहीं मिलेगी। यहाँ पर यह है कि ओल्ड मैन रीड्स न्यूज़पेपर, एक बूढ़ा आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता है। अब यहाँ पर यह कहा गया कि ओल्ड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर रीड्स न्यूज़पेपर, यहाँ पर मतलब ये कि एक बूढ़ा आदमी है जो वो कोने में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ा है। यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी मिली, तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। तो ये होते हैं सभी के सभी सब्जेक्ट के भाग, मतलब यहाँ तक आपके क्या है, सब्जेक्ट के भाग हो गए। यहाँ पर बात करेंगे प्रेडिकेट में, किसकी बात करेंगे, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट स्टार्ट होता है आपका वर्ब से। किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है प्रेडिकेट। हमेशा याद रखिएगा कि प्रेडिकेट जो स्टार्ट होता है वो हमेशा प्रेडिकेट से होता है, सॉरी वर्ब से होता है। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं, बता दीजिए यहाँ पर प्रेडिकेट क्या है। एग्जाम में पूछता है, सब प्रश्न पूछेगा, आप देखेंगे पिछले साल के प्रश्न पत्रों को उठा के देखिए, वहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछा गया बहुत बार कि बता दीजिए इसमें प्रेडिकेट कौन सा है। तो प्रेडिकेट कौन सा होगा, जहाँ से वर्ब स्टार्ट होगा। तो यहाँ से एकदम से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर रीड से लगा हुआ है, ये मेन वर्ब यहाँ से स्टार्ट है, मतलब न्यूज रीड्स और न्यूज़पेपर आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ, यहाँ से बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ से कन्फ्यूजन में मत होइएगा, ये फ्रेज का भाग है। ठीक है, चलिए अभी इसके विषय में हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि वर्ब को जो पढ़ेंगे तब। तो ये आपका प्रेडिकेट जो होता है वर्ब से स्टार्ट होता है, और प्रेडिकेट में वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और जस्ट ऑब्जेक्ट के बाद आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। आप कॉम्प्लीमेंट कह लीजिए या इसी को कह लीजिए अदर वर्ड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स रख लीजिए या अदर वर्ड्स रख लीजिए। अब ये हो गया एक सेंटेंस का पूरा भाग। कोई भी सेंटेंस बनता है
तो इस तरह से बनता है। डिटरमाइनर हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, मेन वर्ड होगा ही होगा, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग जैसे कि पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे तो स्टार्ट किससे करेंगे भैया, स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब आपके पास सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, पहले हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, फिर प्रेडिकेट को पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो एक जो सब्जेक्ट होता है ना, उसमें कितने भाग आपने देखा, एक तो मेन वर्ड से स्टार्ट होता है, मेन वर्ड के बाद यदि एडजेक्टिव फ्रेज है, फिर एडजेक्टिव और ये जो मेन वर्ड होता है, जरूरी नहीं है कि इसके बाद एडजेक्टिव आए, ये भी जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बाद ये आए, जो आ रहा है बस आप उसको लिख दीजिए, उसके प्लेस को, उसके स्थान को बस ध्यान से देखिए कि आखिर ये स्थान पे कौन सा आ रहा है, स्थान सही होना चाहिए। अब यहाँ पे मेन वर्ड जो होता है ना, इसके स्थान पर जिरंड भी आ सकता है। अब ये होते क्या है, सब्जेक्ट जिरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव आ सकता है। इन्फिनेटिव क्या हो सकता है भैया, इन्फिनेटिव क्या होता है ना। तो ये दो विषय, दोनों के विषय में आपको जानना है कि ये जो देखिए, जो जिरंड होता है ये नाउन का काम करता है। जब किसी वर्ब के फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाता है तो ये किसका काम करता है, ये काम करता है नाउन का। और आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, या तो वो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो यहीं जिरंड होगा, या तो इन्फिनेटिव होगा। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। जो आपको लगेगा कि ये लिखने लायक है उसको नोट करते चलेगा, आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये हो गया आपका जिरंड, जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म में नाउन का काम करता है। इन्फिनेटिव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी आपका नाउन का काम करता है। इसके एग्जाम्पल में जैसे आप लिख दिए स्लीपिंग, क्या लिखा आपने, स्लीपिंग, और यहां पर आपने लिख दिया टू स्लीप। स्लीपिंग का भी मतलब यही है सोना, क्या है, सोना। यदि आप कहते हैं कि सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो यहाँ पर सोना कौन हानिकारक है भाई, सोना। इसलिए यहाँ पर स्लीपिंग क्या हो जाएगा, एक नाउन का काम करेगा, और ये सब्जेक्ट के रूप में ही आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये देखना है कि स्लीपिंग जो है वो किसका काम कर रहा है, नाउन का। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी वर्ब आ जाए, यदि उसके पहले टू आ गया है तो वो वर्ब अपने आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका भी मतलब क्या है, सोना। तो टू स्लीप ये भी आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट के रूप में आपका स्लीपिंग भी आ सकता है, टू स्लीप भी आ सकता है, नाउन भी कोई आ सकता है, कोई प्रोनाउन भी आ सकता है। ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं। क्लियर है। अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो समझ में आता है उसे नोट करते चलिएगा। जिरंड किसे कहते हैं, जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग जाता है तब, और इन्फिनेटिव जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो। क्लियर है। अब इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एडजेक्टिव, अब यहाँ पे देखिए एक चीज हमेशा समझिए, जैसे मान लीजिए आपने दो वाक्य बोला, एक तो आपने बोला अ बिग रूम, फिर उसके बाद आपने बोला अ रूम, ठीक है। फिर आपने बोला द हाई टावर, ये आपके सब्जेक्ट के रूप में आए हुए हैं। यहाँ पर ये मेन वर्ड है, ठीक है, यहाँ पर ये मेन वर्ड है, और यहाँ पर टावर जो है मेन वर्ड है। मेन वर्ड कहाँ पर है, ये सब्जेक्ट का मेन वर्ड। अब यहाँ पे लिखा गया है अ बिग रूम, यहाँ पर ये मेन वर्ड है, तो आप ऐसे समझिए कि ये जो मेन वर्ड है ना, इसके पहले क्या आता है भैया, मेन वर्ड के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। तो मेन वर्ड के पहले क्या आ जाएगा, ये बिग क्या हो जाएगा, बिग आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अब एडजेक्टिव के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव के पहले डिटरमाइनर आता है। तो यहाँ पर ए किसका काम कर रहा है, डिटरमाइनर का काम कर रहा है, बिल्कुल निश्चिंत तरीके से समझ लीजिए। ए किसका काम कर रहा है, डिटरमाइनर का काम कर रहा है। और इसके बाद दूसरे वाले इसमें देखिए, यहाँ पर मेन वर्ड आपका क्या है, ये रूम है, तो रूम के पहले क्या आया है, अ। तो ये रूम के पहले मेन वर्ड के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, तो मेन वर्ड के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, और ये एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो यहाँ पर
आपका जो अ है आर्टिकल में ये किसका काम कर रहा है, डिटरमाइनर का, और यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इतना याद रखिएगा, इसी एडजेक्टिव को ही क्वालिफायर कहते हैं। ठीक है, इसी एडजेक्टिव को क्या कहेंगे, क्वालिफायर कहते हैं। कभी आपसे क्वालिफायर भी पूछ लिया तो क्वालिफायर का मतलब एडजेक्टिव, क्वालिफायर किसी नाउन को क्वालिफाई करना, वो आपका क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हाई है, टावर के विषय में बताया गया कि हाई टावर है। यहाँ पे हाई जो है इसकी विशेषता कौन बता रहे हैं, द। अब यहाँ पे देखिए टावर की विशेषता को बताना किसका काम है, हाई का, तो ये टावर के पहले एडजेक्टिव आ गया, बिल्कुल सही है। और एडजेक्टिव के पहले डिटरमाइनर, तो यहाँ पे द क्या है, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर के रूप में आपका देखिए याद रखिएगा, डिटरमाइनर के रूप में आपका जो वर्क है अ भी करता है, एन भी करता है, द भी होता है, और जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, माई, आवर, योर, है ना, देयर, etc। तो एक चीज आपको ये याद रखना है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है इसके लिए, आपको सिंपल नॉर्मली पूछा जाएगा डिटरमाइनर के रूप में क्या काम कर सकता है, कौन से वर्ड्स हैं जो काम कर सकते हैं, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं आर्टिकल और पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन आपको वहां पर यह ध्यान रखना है कि कंडीशन और सिचुएशन, कि मेन वर्ड की यदि पहले है तो जस्ट पहले है तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, लेकिन यदि एडजेक्टिव के पहले है तब वो जाकर डिटरमाइनर कहलाएगा। और डिटरमाइनर याद रखिएगा आपका ये हो सकते हैं, यही शब्द आपके एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। क्लियर है, सारी चीजें यहां से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट में जब आप किसी वर्ब में कौन लगा देते हैं तो वो आपका क्या निकल के आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मेन वर्ड निकल के आ जाता है। जैसे ही आपका मेन वर्ड निकल के आ गया तो उसके आगे पीछे देख लीजिए कि भैया वर्ब को छोड़ के उसके पहले देख लीजिए, उसके पहले देखिए मेन वर्ड निकला, उसके पहले बिग है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, बिग के पहले अ है डिटरमाइनर हो जाएगा, बस रूम के पहले अ बस है तो यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, उसके पहले कहानी खत्म है तो नहीं जानते हैं, इसके बाद कोई वर्ड्स है ही नहीं तो एडजेक्टिव फ्रेज का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो सिचुएशन और कंडीशन यही होना चाहिए, और जो प्लेस है इनका इधर उधर नहीं करना है, प्लेस के हिसाब से आप उनका नाम देंगे। क्लियर है, तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में जानकारी हो गई। क्लियर है, चलिए अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को पढ़ना है प्रेडिकेट। क्या पढ़ना है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में देखिए अभी निश्चिंत रहिए, एग्जाम्पल्स करवाएंगे तो आप अपना कॉपी पेन जो है साथ रखिएगा और लिखते हुए चलिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे, क्योंकि अभी जब एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे तो वहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने होना चाहिए। फिलहाल मैं तो मिटा दूंगा यहाँ से, लेकिन एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे होंगे तो आपको बताता चलूँगा मैं कौन कहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, उससे पहले आप समझिए। तो सब्जेक्ट तो समझ में आ गया होगा, आशा है। बात करते हैं वर्ब की। अब वर्ब को जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या। आप ऐसे नाम लेंगे तो बहुत सारे वर्ब होते हैं। वर्ब्स में आपका ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, इसके अलावा फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो वर्ब बहुत प्रकार के होते हैं। ये वर्ब जो हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे आपका जब हम लोग वर्ब टॉपिक पढ़ेंगे तब। लेकिन किसी सेंटेंस में जब हम लोग वर्ब को पढ़ते हैं पार्ट में, तो बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर ही फोकस करते हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। तो इसको समझने के लिए ध्यान से देखिए। तो अब हम लोग यहाँ तक तो हो गया, सब्जेक्ट का पार्ट ये हो गया। अब बात करेंगे प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट स्टार्ट किससे होता है भैया? प्रेडिकेट याद रखिएगा हमेशा, प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, वर्ब से स्टार्ट होगा। तो वर्ब में भी दो प्रकार होते हैं, है ना। वर्ब में भी दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? मेन वर्ब। इसी हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। लिख लीजिए, लिखना है तो। और मेन वर्ब को क्या कहते हैं भैया? मेन वर्ब को प्रिंसिपल, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। क्लियर है? तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कभी किसी सेंटेंस में अंडरलाइन करके आपसे पूछ दिया, बता दीजिए इसमें से ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। फिलहाल वर्ब पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पर ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को। तो पहले देख लेते हैं कि वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होते कौन कौन से हैं। फिक्स है कि इतने ही आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे, इतने ही आपके मेन वर्ब होंगे। पहचानने का तरीका थोड़ा सा आसान होगा। तो समझते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब।
देखिए सबसे पहले मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखा मैंने? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में 3 प्रकार 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपका होता है बी वर्ब, उसी में होता है हैव, और उसी में क्या होता है? डू होता है। क्लियर है? और इसी में होता है मॉडल। जितने भी मॉडल होते हैं वो सभी के सभी आपके हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ध्यान से देखते चलिए। बी में आपका होता है इज, एम, आर, वाज और वर होता है। हैव में क्या होता है? हैज, हैव और हैड। और डू में क्या होता है भैया? डू में आपका हो जाएगा डू, डज और डिड हो जाएगा। और आपका मॉडल में आपका कैन, कुड, में, माइट, शैल, शुड, विल, etc कर लीजिए। इसी तरह से ये सभी आपके क्या होते हैं? मॉडल। याद रखिएगा मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब कंडीशन यहाँ पे ये हो गया कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, बी, हैव, डू और मॉडल, ये आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसको रट लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा। देखिए आप संस्कृत भी लिए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंग्रेजी भी है तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। संस्कृत लिए हैं तो भी ये आपको 10 नंबर मिलेगा। ये जो 10 नंबर है ना, ये फिर भी आपको 10 नंबर मिल जाएगा। बस क्लास में अटेंड करिए, क्लास डेली अटेंड करना है। और ये ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए बी, हैव, डू और मॉडल है, आपको रट जाना है कि बी में क्या क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वर। हैव में क्या क्या आता है? हैज, हैव, हैड। डू में क्या आता है? डू, डज, डिड आता है। मॉडल में कैन, कुड, में, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, लगभग 13 होते हैं ये मॉडल। तो अब ये भी याद, इनके साथ साथ अब आपको ये भी याद रखना है कि हैव क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। वाज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। डज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हैज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। कैन क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। ये सभी हैं हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये आपके हेल्पिंग वर्ब है। कंडीशन आएगा तो अलग आएगा, ठीक है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब बात करेंगे मेन वर्ब का। किसका बात करेंगे? मेन वर्ब का। तो जो मेन वर्ब होते हैं, ऐसे लिख लेते हैं यहां पर, ये जो मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब में क्या भैया? मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की एस या ईएस फॉर्म। ये क्या होता है? आपने सुना होगा कि हेल्प, हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे ना इतना, तो हेल्प का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? हेल्प्ड, है ना। और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? हेल्प्ड होता है। ये जो ईडी जोड़ रहा है ना, ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कभी कभी नहीं भी जोड़ता है। जैसे आपने कहा रीड का तीनों फॉर्म रीड, रेड और रीड ही होता है, लेकिन स्पेलिंग जो होता है बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पर भी वही। तो कुछ फर्स्ट सेकेंड फॉर्म होते हैं और यही क्या करते हैं? वर्ब की जो फॉर्म होते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले गो को। गो का मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म है, तो गो आपका क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? गो का वेंट होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन होता है। आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? इसमें बस आईएनजी जोड़ दीजिए। गो में आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग। गो में एस या ईएस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह से आपका रन है तो रन, रनिंग और रन्स हो जाता है। क्लियर है? तो ये आपके मेन वर्ब वही होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा जो करता होता है ना, ये जो मेन काम करता है, सब्जेक्ट जो मेन काम करेगा वही आपका मेन वर्ब होता है। ये तो इसी मेन, ये जो है ना, ये इसकी मेन वर्ब की सहायता के लिए आते हैं। जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो इसको लगता है मेन वर्ब को, भाई मैं अकेले, मेरे बस की बात नहीं है, तो मेन वर्ब इनको भी अपने साथ लिए रहता है, भाई चलो तुम भी मेरे साथ थोड़ा दे दो। कभी कभी होता है साथ नहीं ले जाते हैं, जिसको जैसे मान लीजिए ये जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, ये अपने आप को बहुत बहादुर समझता है। ये कभी भी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को नहीं ले जाता है, कहता मैं अकेले काम करूंगा। मतलब ये कि वर्ब की जब भी सेकेंड फॉर्म आएगी तो वो हमेशा अकेले आएगा, कभी भी इसके साथ इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। तो यहाँ पर एक बात आपने नोटिस किया कि जब भी ये मेन वर्ब आते हैं
तो ये हेल्पिंग वर्ब जरूर आते हैं। किसको छोड़कर भैया? वर्ब की सेकेंड फॉर्म को छोड़कर। और यदि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ कभी भी ज़बरदस्ती इन लोगों को भेज दिया गया, भाई तुम जाओ उसके सहायता के लिए, तो ये क्या करता है? अपना फॉर्म चेंज कर देता है। तब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। जैसे ही इसके साथ आप डू को भेज दीजिए, या डज को भेज दीजिए, या डिड को भेज दीजिए, कभी भी इनको भेजिए इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, तुरंत कहेंगे मैं यहाँ पर रहूँगा नहीं, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होने लगता है। तो ये कुछ कंडीशन होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, ठीक है। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये जो मेन वर्ब होता है, ये दोनों हमेशा किस में आएंगे? साथ में आएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमेशा साथ में आते हैं, हमेशा साथ में आएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म को छोड़कर। अब 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं और आप लोग इस एग्जाम्पल से इस स्ट्रक्चर को जो मैं बताना चाह रहा हूं वो समझ जाएंगे। मैंने तो एक लिखा आई हैव अ पेन, दूसरा लिखा आई हैव, ठीक है, आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन, यहां पर पहले में क्या कहा जा रहा है कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। दूसरे में क्या कहा जा रहा है कि आई हैव रिटन अ लेटर, कि मैं एक पत्र लिख चुका हूं। यहां पर, या मैंने एक पत्र लिख लिया है। तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि यहां पर भी हैव है। मैंने आपसे पूछा कि बताइए ये हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? तो आप तुरंत कहेंगे भैया हैव तो मैंने यहाँ पर पढ़ा है, और ये जो हैव है यहाँ पर है, और सर आपने बताया कि ये जो सभी हैं यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यहाँ पे ये हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने दोबारा पूछा कि चलिए बताइए ये जो हैव है इस वाले सेंटेंस में, तो इस वाले सेंटेंस में भी आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये जो हैव है यहाँ पर है, हेल्पिंग वर्ब में है, तो ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। मैंने इतना तो कहा था, आपको भी याद है और रहेगा भी याद। लेकिन ये तो भी याद रखना है कि ये तभी आएंगे जब मेन वर्ब साथ होगा। मतलब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों हमेशा साथ में ही आते हैं। और यदि नहीं आए तो भैया ये यदि मेन वर्ब अकेले आता है तो मेन वर्ब ही कहलाएगा, जैसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गया। लेकिन यदि ये अकेले आएंगे तो ये भी मेन वर्ब कहलाएंगे, इतना याद रखिएगा। यदि ये अकेले आते हैं तो ये मेन वर्ब कहलाएंगे, और ये अकेले आते हैं तो ये मेन वर्ब कहलाएंगे। ये तो पहले से ही मेन वर्ब है। लेकिन जब दोनों साथ में आएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे, और ये मेन वर्ब तो है ही। क्लियर हुआ? कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई आपको तुरंत उसमें दे दिया जाएगा। और यदि वहां पर भी नहीं हो सकता है तो मैं अगले क्लास में उसको प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब। तो ठीक है, अब यहां पर देखिए हैव है, तो हैव के बाद सीधे अ पेन दे दिया गया। हैव के बाद कोई वर्ब का कोई फॉर्म है क्या? वर्ब की फर्स्ट सेकेंड थर्ड आईएनजी यस यस नहीं है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। और यहां पर देखिए हैव के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, और ये हैव जो है ये आपका क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये हो गया वर्ब, और इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं ऑब्जेक्ट की ओर, ठीक है। अभी एग्जाम्पल्स करते हैं। जो चीज़ें आपको छूट जाएंगी उसको आप लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट के विषय में। ऑब्जेक्ट देखिए 2 होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? ऑब्जेक्ट 2। यहां पर चर्चा करते हैं इसकी। एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाम से ही पता चल जाएगा। कोई सेंटेंस मैं लिख देता हूं यहां पर, ये आपका वर्ब है। एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं कि
आई गिव यू योर पेन लिख देते हैं। आई गिव योर पेन, मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारा पेन दिया, तो आई के साथ गेव हो जाएगा। आई गेव योर पेन, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आई गेव योर पेन, इसका मतलब मैंने तुम्हारा पेन दिया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, आई हैव सम वाटर। नेक्स्ट लिखेंगे ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग आवर लेटर। अब देखिए ये 3 एग्जाम्पल्स हैं और इसके मदद से हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ जाएंगे। पहले तो ये जानते हैं कि ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब का इस पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा, मेन वर्ब का सीधे सीधे जिस पे प्रभाव पड़ता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब का जिस पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिसका मेन वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव ना पड़ के इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से पड़ता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसको समझेंगे कैसे, इस एग्जांपल्स के माध्यम से समझ जाएंगे पूरा क्लियर। आई गेव योर पेन, मैंने दिया तुम्हारा पेन, मैंने तुम्हारा पेन दिया। तो यहां पर गेव आपका क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, डायरेक्ट। देखिए मैंने दिया, क्या दिया भैया, क्या दिया, पेन दिया। जो ये पेन है ये क्या है, डायरेक्ट। देखिए सीधे पता चल रहा है, मतलब ये कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए यदि हम मेन वर्ब में प्लस कर दें किसको, क्या को, तो आपको मिलेगा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह से यहां पे है आई गेव योर पेन। ठीक है, आई गेव योर पेन, मैंने दिया, योर पेन तुम्हारा पेन, क्या दिया, पेन दिया। ठीक है, क्या दिया मैंने, पेन दिया, किसका दिया, योर तुम्हारा। देखिए अब क्या किया मैंने, मेन वर्ब में किसको प्लस कर दिया, किसका, तो ये आपका इनडायरेक्ट निकल कर आ गया। अब देखिए असर किससे पड़ रहा है, इस डायरेक्ट से ही तो पड़ रहा है। आई गेव योर पेन, आई गेव योर पेन, मैंने तुम्हारा पेन दिया, क्या दिया, पेन दिया, किसका, योर, है ना, पेन की वजह से ही तो उस पर असर पड़ रहा है। तो ये आपका जो पेन है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे एग्जांपल में आते हैं। आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। यहां पर आपने कहा क्या, क्या है, आई हैव, मेन वर्ब यहां पे क्या है, हैव है, पास या रखना के अर्थ में होता है। तो आई हैव सम वाटर, मेरे पास क्या है, क्या निकल रहा है, क्या है, वाटर है, कितना, थोड़ा सा। तो सम वाटर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहां पे इनडायरेक्ट है ही नहीं, हो गया खत्म। ही इज राइटिंग अवर लेटर, वह लिख रहा है हमारा पत्र, वह हमारा पत्र लिख रहा है, वह हमारा पत्र लिख रहा है। इस कंडीशन में आप ये देखिए कि क्या लिख रहा है, किसमें लगाएंगे, इस मेन वर्ब में आप लगा के पूछ दीजिए क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसका लिख रहा है, हमारा लिख रहा है, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सारी चीजें क्लियर, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्स या अदर वर्ड्स, इनके अलावा जितने भी वर्ड्स बचते हैं वो आपके कॉम्प्लीमेंट के रूप में या अदर वर्ड्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये अदर वर्ड्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तो हो गया पार्ट ऑफ सेंटेंस। यदि आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे कुछ एग्जाम्पल्स के। कुछ एग्जाम्पल्स आपके बोर्ड पे लिखते हैं और मेरे बताने से पहले आप लोग उसका खुद स्वयं से आंसर उसका चेक करिएगा। ठीक है, चलिए, लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसे थोड़ा सा कट कर देंगे। देखिए ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको देखिए अच्छे से
और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो एक काम करिए, आपका नोट्स तैयार होगा तो पहले ही आप इसको पॉज कर लीजिए वीडियो यहीं पे, और इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए और इसके बाद आंसर को देखिए। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपके एग्जाम में बिल्कुल ईजी सा प्रश्न देगा, कहेगा एक कोई अंडरलाइन कर देगा, कहेगा या तो ऐसे सिंपल कहेगा द पुअर आर सैड में बता दीजिए प्रेडिकेट क्या है। तो जब आपको मिलेगा द पुअर आर सैड, इसमें प्रेडिकेट क्या है, तो आप तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि प्रेडिकेट जो होता है वो तो वर्ब से ही स्टार्ट होता है। वर्ब में एक बार हेल्पिंग वर्ब होता है, एक बार मेन वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब आपने देखा कि आर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट पूछ लिया तो पहले आप क्या करेंगे, जो मेन वर्ड है उसमें आप क्या कर, देखिए यहाँ पे जो पुअर है ये आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा। मेन वर्ड के पहले क्या आता है, द, ये जो है एडजेक्टिव आता है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे दूसरे वाले में देखेंगे। अच्छा एक बात और, यहाँ पे ये जो आर है ना, ये मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। क्यों है मेन वर्ब, क्योंकि इसके बाद के कोई वर्ब की फॉर्म नहीं आए हैं और इसका मतलब ये मेन वर्ब है। सैड एडजेक्टिव है, द पुअर के विषय में बता रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। स्मोकिंग जो है एक खराब आदत है। तो आप मेन वर्ड में क्या लगाएंगे, यहाँ पे तो है, यही आपका मेन वर्ब है। बैड हैबिट है, क्या बैड हैबिट है भैया, स्मोकिंग। अब यहाँ पे जो स्मोकिंग है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि स्मोकिंग जो होता है, जिरंड जो होता है, वो सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। इन्फिनेटिव जो होता है वो सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। तो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट हो गया, बाकी यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपका प्रेडिकेट हो गया। ये जो इज है ना, ये जो इज है ये आपका मेन वर्ब हो गया। बाकी बैड हैबिट ये आपका स्मोकिंग के विषय में अतिरिक्त जानकारी। अ बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है। यहाँ पे जो रन्स है ये मेन वर्ब है और उसके बाद अ बॉय आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे अ और बॉय ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर ये मेन वर्ड बॉय हो गया और आपका ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मैन लाफ्स, मेन वर्ड आपका लाफ्स हो गया। दैट मैन, यहाँ पर मैन आपका क्या हो गया, मेन वर्ड के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है और दैट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और आपको पता है कि दैट जो होता है वो कौन सा एडजेक्टिव होता है, यदि पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे है द ब्यूटीफुल गर्ल्स आर डांस्ड। द ब्यूटीफुल गर्ल्स आर डांस में प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट को पाने के लिए आप देखेंगे वर्ब से स्टार्ट होगा। वर्ब आपका ये मेन वर्ब है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। प्रेडिकेट में वो भी मेन वर्ब हो जाएगा। इसके पहले देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये जो गर्ल्स है ये मेन वर्ड है, मेन शब्द जो है ये गर्ल्स है। इसके विषय में बताया गया कि ये ब्यूटीफुल है, एडजेक्टिव हो गया और ब्यूटीफुल के पहले द लगाया हुआ है, ये आपका डिटरमाइनर हो गया। आगे देखेंगे ये इस वाले एग्जाम्पल ध्यान, यहाँ पर यदि आपसे पूछ दिया गया बता दीजिए यहाँ पर प्रेडिकेट क्या है, तो सब्जेक्ट तो यहाँ तक है। कैसे मैं बताता हूँ अभी। यहाँ फ्लू अवे, उड़ गई, दूर उड़ गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के विषय में देखते हैं। एक ब्लैक बर्ड है, एक काली चिड़िया जो सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर बैठी है। फ्लू अवे, उड़ गई, बहुत दूर उड़ गई। अब ध्यान से देखिए कौन उड़ गए भैया, ब्लैक बर्ड। पहले ब्लैक नहीं, पहले उड़ा कौन है, बर्ड। तो कौन लगाने पे आपका मेन वर्ड निकल गया ना। और देखिए मेन वर्ड जैसे ही आपका निकला तो उसके पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। ब्लैक इसके विशेषता बता ही रहा है, तो ब्लैक आपका एडजेक्टिव हो गया। और क्या है, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक डिटरमाइनर। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आता है, लेकिन यहाँ पे ये सिटिंग इन द ट्री, इसी बर्ड के विषय में, ब्लैक बर्ड के विषय में विशेषता बता रहा है और थोड़ी सी और जानकारी दे रहा है कि वो कहाँ बैठी है, ट्री। तो ट्री पे बैठी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। और उसके बाद ये आपका प्रेडिकेट में मेन वर्ड हो गया। ठीक है, मेन वर्ब आपका फ्लू अवे है। आगे है वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। यहाँ पर प्रेडिकेट आपका स्टार्ट होगा इज से, जहाँ की इज आपका मेन वर्ब हो जाएगा और यूजफुल ही है। तो अब यहाँ पे देखिए वॉकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका मेन वर्ड हो जाएगा, है ना।
लेकिन इन द मॉर्निंग इसी वॉकिंग के विषय में बता रहा है कि वॉकिंग कब करना है, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में वॉकिंग करना जो है यूजफुल है, फायदेमंद क्या है, यूजफुल। अब यहाँ पे यूजफुल क्या है, ऑब्जेक्ट ना, क्या आप लगा देंगे तो क्या लगाएंगे, क्या है यूजफुल है, तो वो आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वॉकिंग इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग आपका क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। देखिए ना, ये मेन वर्ड के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव फ्रेज ही तो आता है। टू ओबे ये एक इन्फिनेटिव है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं, और इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होता है। इतना एक चीज़ याद रखिएगा, जो जिरंड होता है और आपका इन्फिनेटिव, इसका मतलब क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब क्या, 2+V1, इन दोनों के साथ, ये दोनों पहली बात तो सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होते हैं। इन दोनों के साथ यदि वर्ब का प्रयोग किया गया है तो वो सिंगुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, टू ओबे आवर टीचर्स इज आवर ड्यूटी। अब यहाँ पे जो हमारा जो आज्ञा मानना है वो हमारे टीचर्स का, वो हमारा कर्तव्य है। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा कर्तव्य क्या है, टू ओबे, आज्ञा मानना, किसकी, आवर टीचर्स की। यहाँ पे वर्ब यहाँ से स्टार्ट है, मतलब प्रेडिकेट यहाँ से होगा, इसके पहले का यदि सब्जेक्ट है तो ठीक है। मेन वर्ड तो ये है, तो ये क्या है, आवर टीचर्स। ये यहाँ पे जो आवर टीचर्स है फ्रेज के विषय में, टू ओबे आवर टीचर्स, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेज के रूप में। इज आपका मेन वर्ब हो गया, आवर ड्यूटी हमारा कर्तव्य है। इट इज, इट के साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि आपका कहीं भी सब्जेक्ट इट है तो इसके साथ या तो आप इज का यूज करिए या तो वॉज का। हॉट टुडे, उसके बाद है द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू लीव द क्लास। अब यहाँ पे देखिए द प्रिंसिपल, ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ड हो गया, सॉरी सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ड आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, इसके पहले द आया है, ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आस्क्ड आपका क्या है, मेन वर्ड है, सॉरी मेन वर्ब है ना, वर्ब। उसके बाद हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसका टू लिव इन्फिनिटिव हो गया जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। द क्लास भी आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पूछ दिया यहाँ पे प्रेडिकेटिव भाग कौन सा, तो आपको प्रेडिकेटिव के रूप में बताना पड़ेगा। ही रोट हर अ लेटर, उसने पत्र, उसको एक पत्र लिखा, किसको लिखा, उसको। किसका लगाने से, किसको लगाने से आपका इनडायरेक्ट मिलता है, और क्या लगाने से आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। वी वांट टू वर्क। अब यहाँ पे वी आपका क्या हो जाएगा, वी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट का मेन वर्ड हो जाएगा। इसके बाद ये सभी के सभी क्या है, प्रेडिकेट है, जिसमें वांट आपका मेन वर्ब है और टू वर्क क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया कि टू के साथ कोई भी वर्ब आता है फर्स्ट फॉर्म में तो ये इन्फिनेटिव का काम करता है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पर भी बताया कि इन्फिनेटिव जो होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में काम कर सकता है। क्लियर है। तो ये जो टॉपिक था यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, और उसी में हम लोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के विषय में जानेंगे। इसी में से जो हमने वर्ब लिखा आज की क्लास में, उसी में देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से वर्ब सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, कौन कौन से वर्ब प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।